ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा जनधन खाता बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर नेशनल मिशन ये सरकार की एक ऐसी परियोजना रही है जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के रूप में 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इस तरह से देखा अब जा सकता है कि जबकि इस योजना को 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तो आज हम इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। भारत में वित्तीय समावेश या फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में एक बड़ी परियोजना के रूप में आप जनधन खाते की इस योजना को कैसे देखते हैं? किस तरह समाज के जो वंचित वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके पास एक औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, उस हिस्सेदारी में लाने के लिए किस तरह से इस परियोजना ने काम किया है? आपने जो वित्तीय समावेश का इशू जो उठाया है वो एकदम सही है कि जनधन योजना के जो अकाउंट खोलने की नियमावली वो बहुत ही साधारण, इसमें कोई पेच पूछ नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा है कि करीबन 50 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं पिछले 9 सालों में। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की एक पेनिट्रेशन होती है इकोनॉमी में वो काफी बढ़ गई है। अगर आप आंकड़े को जरा करीब से देखें, ये आपको मालूम होगा कि ये 50 करोड़, इसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट हैं। तो करीबन 56% अकाउंट हैं वो महिलाओं के हैं और इनका ज्योग्राफिक लोकेशन जो है अकाउंट्स के, ये भी आपको बताएगी कि किस तरह से वित्तीय समावेश इस जनधन योजना के द्वारा हुआ है। करीबन 67 मतलब दो तिहाई जो अकाउंट वो या ग्रामीण या सेमी अर्बन जिसे कहते हैं उस इलाकों में हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कोई अर्बन कोई बेस नहीं है, इसमें रूरल बेस है। और ये जो जनधन अकाउंट खोलने का पॉपुलैरिटी जो हुई है, इससे वित्तीय समावेश थोड़ी बहुत हुई है, उससे ज्यादा हुआ है पेमेंट मैकेनिज्म में। मैं कहूंगा एक आमूल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये जनधन अकाउंट ये मोबाइल फोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक जमाने में जो ये जनधन, मोबाइल और आधार, जो जैम ट्रिनिटी की हम बात कर रहे थे, ये ट्रिनिटी जनधन अकाउंट एक तरफ और मोबाइल फोन दूसरी तरफ और तीसरी तरफ आधार, ये तीनों चीज से लिंक होकर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो था ये साधारण नागरिकों के लिए बहुत ही सरल हो गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है और इसको और भी आगे बढ़ाना है। वित्तीय समावेश की लक्ष्य जो है वो मैं समझता हूँ अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वित्तीय समावेश तभी होगा जब बैंक के खातों में पैसा वो बढ़ेगा और बैंक के खातों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एवरेज बैलेंस जो है जनधन योजना के अकाउंट में वो करीबन 4,000 रुपए है। तो अकाउंट जो है 4,000 रुपए, मैं समझता हूँ कि जिस देश में पर कैपिटा इनकम करीबन 2.25 लाख के करीब है, वो 4,000 रुपए की एवरेज बैलेंस जनधन अकाउंट पे होना थोड़ा नीचे है। ये और भी आगे बढ़ना चाहिए। ये दर्शाना चाहिए कि लोग ना ही सिर्फ बैंक अकाउंट अपना रखते हैं पर उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जब एक बड़ा तबका किसी देश का बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता है तो निश्चित रूप से उस वर्ग को कई लाभ भी मिलते हैं इसके। जैसे कि अगर हम जनधन खातों के उदाहरण से इसे समझें तो जनधन खातों के खुलने से अब उनके लिए कई और मौके खुल रहे हैं। जैसे क्रेडिट स्कोरिंग की हम बात करते हैं, डिजिटल लेन देन की यहाँ पर चर्चा होती है। साथ ही हमने देखा कि बीते वर्षों में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बड़े रिकॉर्ड हमारे सामने आए। तो आपको क्या लगता है कि जो अर्थव्यवस्था के ये और घटक हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन, इनके बढ़ने में भी इन खातों की बड़ी भूमिका रही है? और साथ ही जो वंचित वर्ग है, जैसे कि आपने जिक्र किया 56% महिलाओं का खाता, 67% ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र, तो इन लोगों को इस तरह की सुविधाओं से जोड़ने में इन खातों ने किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभाई है? अगर आप देखते हैं कि जनधन खाते जो हैं, इसका एक वित्तीय समावेश की बात करें तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स चालू किया था
वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्कीम के पैसे अब लोगों के पास कैसे पहुंचाया जाए। सरकार ये चाहती थी कि बेनिफिट्स जो हैं, सब्सिडीज जो हैं या पेंशन पेमेंट्स जो हैं, ये पेमेंट्स जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से आम जनताओं के अकाउंट में जाए, उसके लिए जरूरी था कि बैंकिंग खातों का ऐसा एक नंबर, हमारे 50 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं, इसका मतलब 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ संख्या जो है वो काफी बड़ी है, और ये सिर्फ जनधन अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पैसा कहाँ पे जाता? अगर उनके पास अकाउंट नहीं होता, वो पैसा उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आधार लिंक, मैंने जैम ट्रिनिटी की बात की कि एक मोबाइल फोन है, एक आधार अकाउंट है और दूसरा है आधार। डायरेक्ट बेनिफिट ये हो ही नहीं सकता था अगर आपका पास जनधन अकाउंट के खाते नहीं हो। आज हम देखते हैं कि 4,076 रुपए का एवरेज बैलेंस इन अकाउंट में है। इसका प्रधान एक कारण ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स की जो पैसे आम जनता को जाती है, ये इन अकाउंट से ही जाती। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा इस बार कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई है, वो है कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड का प्रचलन भी हुआ है। प्रचलन इसलिए हुआ है कि जो रुपए क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस तो हमने कर दिया कि जैसे कि विदेशी कंपनियों का वीसा कार्ड या मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, उसके साथ साथ भारत एक इतना बड़ा एक अर्थनीति है, उसका भी एक अपना एक इंडिजिनस एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। तो उसका भी एक इंट्रोडक्शन किया गया, उसे हम कहते हैं रुपे कार्ड। अब इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि जनधन अकाउंट के साथ साथ करीबन 34 करोड़ रुपे कार्ड भी इशू हुए हैं। और इसका मतलब क्या, ये 50 करोड़ आपके जनधन अकाउंट हैं और 34 करोड़, इसका मतलब कि करीबन समझ लीजिए 70% जनधन अकाउंट होल्डर हैं, उनके पास आज एक रुपे कार्ड है। और उस रुपे कार्ड से दुकान में जाकर या कोई सिस्टम में जाकर, कहीं फैसिलिटी में जाकर उसका पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एकदम इसका सपोर्ट लेकर ये और भी आगे बढ़ गया है। ये सिर्फ वित्तीय समावेश भी नहीं है, ये एक वित्तीय सशक्तिकरण भी है। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब बैंकिंग सेक्टर से एक औपचारिक अर्थव्यवस्था से समाज का वर्ग जुड़ता है तो उसमें सरकार की कई ऋण से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं। हम अगर भारत सरकार की योजनाओं को ही लें तो मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, इन परियोजना के जरिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया, लोगों के बड़े स्तर पर रोजगार खुले। लेकिन ये संभव तभी हो सका जब एक बड़े वर्ग के पास बैंक खाता था। पहले हम देखते थे कि ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता था, जो कि बहुत भारी पड़ता था एक आम व्यक्ति को। अब बैंकिंग व्यवस्था से ऋण की व्यवस्था इसलिए मिल पा रही है क्योंकि जो ऋण है वो जनधन खातों की वजह से उन तक पहुंच रहा है। तो ऐसी ऋण परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में इस जनधन खाते की परियोजना का कितना बड़ा योगदान आप देखते हैं? सरकारों ने जैसे कृषक वर्गों को ऋण दिया, या छोटे मोटे कारीगर जो होते हैं, या मिनी एंटरप्राइजेस को जब ऋण देने की बात हो रही थी बैंकिंग व्यवस्था से, उस समय पहला सवाल ये आता था कि उनके पास खाता है कि नहीं। तो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था, खाता होना कैसे होगा और किस तरह से एक खाता खुलेगा। हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था जो थी वो खाता खोलने में थोड़ी बहुत विमुख थी, और जो ब्यूरोक्रेसी बैंकिंग सेक्टर जो था उसमें थोड़ा बहुत ये एक रिलक्टेंस था कि वो आम आदमी की अकाउंट खोलने में थोड़ी बहुत देर कर देती थी और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, क्योंकि वो समझते थे कि ऐसे लोगों का ही खाता खोलना चाहिए जिन खातों से उनको ज्यादा क्रेडिट और लोन देने की सुविधा हो और बैंकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रॉफिट या बिजनेस मिले। जनधन योजना जो है ये सरकार की एक ऐसी एक प्रचेष्टा है जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था को पुश किया गया, उनको एक टारगेट दिया गया। अब जानते हैं कि करीबन 60% और सो हमारी बैंकिंग व्यवस्था पब्लिक सेक्टर ओन बैंक्स की है, तो उनको किया गया कि आप इनको ज्यादा अकाउंट ओपन करने की सुविधा दें। तो उससे हम ये देख रहे हैं कि ये 9 साल में 50 करोड़ नंबर है हमने अचीव कर लिया है। जब ये लोग खाता खोलते हैं, बैंकिंग व्यवस्था ने ये देखा कि ये आम आदमी जो है ये सिर्फ खाता ही नहीं खोल रहे हैं, और उसके साथ साथ उस बैंकों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा भी आ रहा है और उनके रुपे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन भी हो रही है। इसलिए 9 सालों में ये ट्रेंड देखा है
तो शुरुआती दौर में पब्लिक सेक्टर बैंक यानी जो स्टेट ओन्ड बैंक थी उन्होंने ही ज्यादा खाता खोला था, पर आस्ते आस्ते हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी खाता खोलने में इनकी रुचि बढ़ गई। और आज की तारीख में जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनधन अकाउंट खोल रहे हैं, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर बैंक भी यही जनधन अकाउंट खोल रहे हैं। इसका प्रभाव जो है पूरी बैंकिंग व्यवस्था में अच्छी पड़ी है, क्योंकि इसका कारण ये था कि 5.5 करोड़ करीबन ये अकाउंट जो हैं ये इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है। तो अगर 50 करोड़ में 5.5 करोड़ अकाउंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महीने में या क्वार्टर में या 6 महीने में पैसा मिल रहा है, अगर मान लीजिए पीएम किसान का पैसा है, वो हर 4 महीने में आपको पीएम किसान का पैसा आता है, तो वो पैसा एक बैंकिंग व्यवस्था में जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए में उस जनधन अकाउंट खाते में जाता है, वो बैंकिंग व्यवस्था के लिए भी एक बिजनेस है। तो एक विन विन सिचुएशन बना दिया गया है, जिससे कि जनधन अकाउंट अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां पे बैंक भी रुचि लेना शुरू कर दिया है। आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की, तो इसकी सफलता को हम कोविड के समय में देख सकते हैं। जैसे कि इस संवेदनशील दौर में हमने देखा कि कई परियोजनाओं के माध्यम से सरकार ने लोगों तक सहायता पहुंचाई। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण परियोजना की अगर हम बात करें तो इस संवेदनशील दौर में ये देखा गया कि इस योजना के तहत इसका कार्यान्वयन बड़ी सफलता से इन जनधन खातों की वजह से हो सका, क्योंकि सरकार द्वारा राहत पैकेज के हिस्से के रूप में महिलाओं के जनधन खातों में प्रति माह 500 रुपए जमा किए जाते रहे हैं। इस तरह की जो आपातकालीन सुविधा या परियोजनाएं जब सरकार लागू करती है, किस तरह से ऐसे बैंकिंग खातों के होने से जरूरतमंद लोगों को इससे मदद मिलती है? ये आपातकालीन अवस्था के लिए तो बहुत काम में आया। आपका अगर ये जनधन अकाउंट खुल गया और आपके अकाउंट में पैसे आने लग गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या सरकारी ट्रांसफर से, और कोई आपात स्थिति आती है, इसमें जो पिछड़े वर्गों के जो लोग जो हैं उनको सरकार सुविधा देने के समय उनको कोई ऐसा असुविधा नहीं होगा। किस तरह से वो जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट जो है या सब्सिडी जो है वो किस तरह से ट्रांसफर करे। और ये ट्रांसफर ऐसे होता है जिसमें कोई लीकेज नहीं होता है। आपकी सब्सिडी डायरेक्टली सरकार के एजेंसी के डायरेक्टली आपके अकाउंट में जा रहा है, इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहा है। और इसीलिए आम आदमियों को उनकी जो बेनिफिट जो है वो 100% बेनिफिट उनको मिल रही है, जो बेनिफिट सरकार उन्हें देना चाहती है। आपने जनधन खातों के लाभ के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया था, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड और मिनिमम बैलेंस की तो बात करते ही हैं। सरकार ने दुर्घटना बीमा के रूप में भी 2 लाख रुपए का कवर जनधन खातों में लाभार्थियों को दिया है। तो इस तरह के जो एक इंसेंटिव सरकार ने खाते में दिए हैं, कहा जाए कि बड़ी संख्या में लोगों का रुझान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं, जिससे कि हम 50 करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं कि लोगों ने खाते खुलवाए हैं। आपने एकदम सही कहा कि जो इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने चालू किया था उसका भी एक बहुत ही इसका इम्पैक्ट हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। पर मेरा मानना ये है कि जैसे कि हमारी अर्थनीति में इन्वेस्टमेंट होता है, जब सरकार अगर इन्वेस्टमेंट करे तो आहिस्ते आहिस्ते प्राइवेट सेक्टर भी उसी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए वो अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की रुचि रखता है। एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है, जिससे कि सरकार इन्वेस्ट करेगी तो उसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है। जनधन योजना सरकार ने तो चालू किया, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने उसमें अगवाई ली, और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो भी इसमें आ गई है। ना कि ये स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो इंश्योरेंस के कंपनी है वो भी इसका लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इससे एक वर्चुअस साइकिल हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में जहां पे एक तरफ यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा है, दूसरी तरफ जनधन अकाउंट की और रुपे कार्ड की भी सुविधा है, और आपकी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स वो भी विदाउट एनी लीकेज आपके पास पहुंच रही है। तो एक नया एक इकोसिस्टम बन गया है, और जो इकोसिस्टम ग्रेजुअली और भी आगे हमारी अर्थनीति और रूरल अर्थनीति और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और भी सशक्त करने में कामयाब हो सकती है। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और इस चर्चा के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष अपने बड़े अहम विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा जनधन खाता बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना।
इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।